प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल और PDF नोट्स के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस कमेंट ज़रूर कीजिए। इंट्रोडक्शन। दिल्ली सुल्तानेट ने इंडिया पार्ट 1206 से 1526 AD तक रूल किया, जिसमें पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी थे। सुल्तानेट का एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, मिलिट्री पावर और फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड था। दिल्ली सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स। 1. इस्लामिक लॉ। सुल्तानेट इस्लामिक लॉ के हिसाब से काम करती थी। 2. इस्लामिक सॉवरेंटी। बगदाद के खलीफा को सबसे बड़ा रूलर माना जाता था और सुल्तान को उनका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। सुल्तान अपने नाम पर नहीं, बल्कि खलीफा के नाम पर रूल करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इस रूल को तोड़ा। 3. थियोक्रेटिक स्टेट। सुल्तानेट एक इस्लामिक रूल वाली स्टेट थी। 4. मिलिट्री स्टेट। सुल्तान अपनी मिलिट्री का हेड होता था और मिलिट्री पावर सुल्तान की रूल के लिए ज़रूरी थी। 5. फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल मॉडल फॉलो होता था, जिसमें लैंड और पावर को नोबल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। 6. सुल्तान की सुप्रीम अथॉरिटी। सुल्तान को सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डिसीजंस लेने का हक होता था। 7. यूलेमास का इन्फ्लुएंस। रिलीजियस स्कॉलर्स, जो यूलेमास कहते हैं, वो पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इन्फ्लुएंस करते थे। सुल्तान की सेंट्रलाइज्ड पावर। सुल्तान के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती थी। वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मिलिट्री का हेड होता था। जैसे बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पावर को एक डिक्टेटर की तरह उसे किया। उन्होंने अपने रूल्स को लॉ बनाया। सुल्तान का कोर्ट उसकी पावर और ग्रैंडियर का सिंबल होता था और मिलिट्री स्ट्रेंथ उसकी अथॉरिटी का मेन सोर्स होती थी। रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर का फ्यूजन। सुल्तानेट इस्लामिक स्टेट थी, लेकिन कुछ रूलर्स जैसे अलाउद्दीन ने रिलीजियस अथॉरिटी को भी अपने अंडर लाने की कोशिश की, ताकि उनके रूल में रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर सेंट्रलाइज्ड हो सके। मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को एक टीम ऑफ मिनिस्टर्स सपोर्ट करती थी, जिसमें हर मिनिस्टर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को हैंडल करता था। 6 मेन मिनिस्टर्स थे जो सुल्तान की हेल्प करते थे। 1. वज़ीर, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस का हेड। 2. दीवान-ए रिज़ल्ट, फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर। 3. सदर सुदूर, इस्लामिक लॉ का मिनिस्टर। 4. दीवान-ए-इंशा, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन का मिनिस्टर। 5. दीवान-ए-अर्ज, डिफेंस या वॉर का मिनिस्टर। 6. फाज़ी-उल-कुज़द, चीफ जस्टिस या मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। नायब का रोल। जब सुल्तान वीक होता था, तब नायब का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता था। नायब सुल्तान का डेप्यूटी होता था और पावरफुल सुल्तान्स ने इस पोस्ट को कभी-कभी सिर्फ एक डेकोरेटिव पोजीशन बना दिया था, जिसमें ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होती थी। रेवेन्यू के मैं सोर्सेस। दिल्ली सुल्तानेट का रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड था और अलग-अलग सोर्सेस से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। 1. उशर, ये एक लैंड टैक्स था जो मुस्लिम पीसेंट्स से कलेक्ट किया जाता था। 2. खराज, नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाला लैंड टैक्स था। ये लैंड के प्रोड्यूस का 1/3 से लेकर हाफ तक होता था। 3. काम्स, ये टैक्स वॉर बूटी, लूट पर लगता था। बूटी का 1/5 पार्ट स्टेट को जाता था और बाकी आर्मी को दिया जाता था। 4. जिग्या, नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाला रिलीजियस टैक्स था। इस टैक्स से विमेन, चिल्ड्रन, प्रीस्ट्स और बेगर्स एग्जेम्प्ट था। लेकिन सुल्तान फिरोज तुगलक ने ये टैक्स ब्राह्मण्स पर भी इम्पोज किया था। 5. ज़ाकत, ये एक रिलीजियस टैक्स था जो सिर्फ वेल्थी मुस्लिम्स पर लगता था। इसका रेट उनकी इनकम का 2.5% होता था। 6. ट्रेड टैक्स, मुस्लिम्स पर ट्रेड टैक्स 2.5% लगता था और हिंदूस पर 5%। 7. हॉर्स टैक्स, ये 5% टैक्स हॉर्स के सेल और परचेस पर लगता था। 8. हाउस और ग्रेजिंग टैक्सेस, ये टैक्सेस अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किए थे। ग्रेजिंग टैक्स जानवरों के चारा चरहने पर लगता था। 9. प्रॉपर्टी टैक्स, अगर किसी लैंड के कोई एयर्स नहीं होते थे, तो वो लैंड सुल्तानेट के कंट्रोल में आ जाता था।
10. माइंस और बेरी ट्रेशर टैक्स। माइंस के प्रोड्यूस का 1/5 पार्ट और बेरी ट्रेशर का 1/5 स्टेट को दिया जाता। लैंड रेवेन्यू। दिल्ली सुल्तानेट में लैंड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 1. खालसा लैंड। ये लैंड डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। इसका रेवेन्यू डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। 2. वालिस या मुक्तिस लैंड। ये लैंड प्रोविंशियल गवर्नर्स के अंडर थी। गवर्नर्स लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और सेंट्रल ट्रेजरी में सरप्लस रेवेन्यू डिपॉजिट करते थे। 3. फ्यूडल हिंदू चीफ्स की लैंड। इस लैंड को हिंदू चीफ्स कंट्रोल करते थे और सुल्तान को फिक्स्ड एनुअल ट्रिब्यूट देते। 4. इनाम या वक्फ लैंड। ये लैंड स्कॉलर्स या सेंट्स को टैक्स फ्री दिया जाता था, यूजुअली एज चैरिटी। जस्टिस सिस्टम। दिल्ली सुल्तानेट में सुल्तान सबसे बड़ा जुडिशियल अथॉरिटी होता था। वो हर हफ्ते 2 बार अपनी कोर्ट लगाता था और केसेस डिसाइड करता था। हाजी उल कुज़त जुडिशियल सिस्टम को सुपरवाइज करता था और अपील्स सुनता था। हर टाउन में थाजीज को अपॉइंट किया जाता था। इस सिस्टम के अंदर पनिशमेंट्स काफ़ी सीवियर होती थी। आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन। दिल्ली सुल्तानेट अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती थी, जो टेरिटोरी एक्सपैंड करने, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, रिबेलियंस को सप्रेस करने और मंगोल इन्वेजन से लड़ने के काम आती थी। आर्मी के अलग अलग कंपोनेंट्स द 1. रॉयल आर्मी। ये आर्मी अलग अलग बैकग्राउंड्स के सोल्जर्स से बनी थी, जिसमें टर्क्स, पर्शियंस, अरब्स, अफगान्स और इंडियन मुस्लिम्स शामिल थे। 2. प्रोविंशियल गवर्नर्स की आर्मी। प्रोविंशियल गवर्नर्स अपने फोर्सेस को मेंटेन करते थे और जब ज़रूरत पड़ती थी, सुल्तान के ऑर्डर पर उनको डिप्लॉय किया जाता था। 3. फ्यूडल चीफ्स आर्मी। सुल्तान के अंडर जो फ्यूडल चीफ्स था, वो भी अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे और सुल्तान की सर्विस में प्रोवाइड करते थे। 4. वॉर टाइम आर्मी। जब वॉर होता था, टू टेम्पररीली सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता था। 5. होली वॉर आर्मी। मुस्लिम सोल्जर्स वॉलंटरीली जिहाद में शामिल होते थे और इन्हें पे के बदले वॉर स्पॉइल्स दिए जाते थे। ये आर्मी हिंदूस के अगेंस्ट वॉर्स में पार्टिसिपेट करती